सबसे पहले तो याद रखना कि ये शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड, और जो हमारी बैलेंस शीट आती है शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट में आती है। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। तो इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले तो दो आइटम होंगे तुम्हारे इनकम के, रेवेन्यूज के, और उसके बाद सारे आइटम किस चीज के हैं तुम्हारे यहाँ तक एक्सपेंसेस, खर्चा। तो सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो हमारा मेन काम है बिजनेस करने का। कल मैंने बताया था जैसे हम चेयर बना रहे हैं, तो जो हमारी चेयर बनाकर जो टोटल इनकम मिलेगी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि सबसे मेन चीज क्या होती है हमारी, सेल्स होती है। इसके सेल्स में से क्या माइनस करते हो, जो तुम्हारा सेल्स रिटर्न होगी। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारे जितने भी इनकम के सोर्स बच गए एक्स्ट्रा, वो सब चले जाएंगे अदर इनकम, क्योंकि इनकम के तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, मैं तुम्हें बताया था, क्योंकि इनकम के तो बहुत सोर्स होंगे। बट जो मेन ऑपरेशन होगा तुम्हारा किसी चीज को करने का, जैसे कोई फैक्ट्री आउटलेट वाली बात आ गई, जो फैक्ट्री में काम हो रहा है और वो कंपनी में काम हो रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया थे, भूल गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के काम से रिलेटेड होते हैं, तो फैक्ट्री में करे जाते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं जो कंपनी में करे जाते हैं, यानी कि जब तुम किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके ऊपर जो तुम खर्चा करोगे वो तो हो गया डायरेक्ट। फिर जो तुम उसकी सेल्स करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा तुमने आइटम बनाने पे खर्च नहीं करा है, उसकी रिवेन्यू जनरेट करने के लिए करा है, उसके इनकम को बढ़ाने के लिए, वो हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? उसके बाद आएगा तुम्हारा इन दोनों को जोड़कर टोटल रिवेन्यू। अब सबसे पहले एक्सपेंस में आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हमने जितना आइटम मटेरियल कंज्यूम करा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कल फॉर्मूला बताया था मैंने, तुम्हें क्या बताया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गया ना क्या चीज है इसका मतलब? इसमें एक चीज और प्लस होगी, रॉ मटेरियल तो इसमें प्लस होगा ना, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी आती है। इसमें एक चीज और रह गई दिमाग से, सेल ऑफ स्क्रैप बताया था मैंने, याद है? हाँ, जैसे हम चेयर बना रहे हैं, चेयर बनाने के बाद हमारे पास गद्दियां बच गई, उसके हैंडल बच गए, उसके पैर बच गए, उसके पहिए बच गए, तो भाई वो सारा का सारा हमारा मेन काम है, मतलब जैसे हम जिस चीज को कर रहे थे मटेरियल का, उसका आइटम है, इसलिए उसको भी हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही लिखेंगे। जब हम उसको सेल करेंगे स्क्रैप को, तो हमारे पास कुछ रिवेन्यू आनी है, तो वो रिवेन्यू भी इसी में लिखी जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेट परचेज लिखा, नेट परचेज का मतलब क्या है? हाँ, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जैसे कि मैं से सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को क्या लिख सकता था? नेट सेल्स। क्लियर है? जब भी नेट सेल्स पूछे तुमसे तो दिमाग में ये रखना कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न पहले से माइनस है। कभी कभी ये भी कर सकता है, तुम्हें नेट सेल्स दे देगा और सेल्स रिटर्न भी दे देगा, तो फिर वहां सेल्स रिटर्न का कोई काम नहीं है। ठीक है, याद रखना। हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए करते हैं काम। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी हमने मटेरियल कंज्यूम करा है, इस्तेमाल करा है, वो सारी कॉस्ट आ गई। क्लियर है? उसके बाद देखो सेकंड क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मैंने क्या बताया था? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होगा कि हमने जो भी सामान रीसेल करने के लिए खरीदा है, हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। ये सारा आइटम जो था मैन्युफैक्चर वाला। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा स्टॉक इन ट्रेड में जो भी हमने रीसेल के लिए सामान खरीदा वो हमें उसमें लिखा होगा। फिर आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज मतलब बोले तो स्टॉक, एक तो फिनिश गुड्स में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस बताया था मैंने, जो माल अभी आधा बना हुआ रखा हुआ है, ना पूरी कुर्सी तैयार है, ना भी बिल्कुल रॉ मटेरियल ही है, समझ गए ना, रॉ है ना फिनिश गुड्स है, उसके बीच का हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट में आ गया स्टॉक इन ट्रेड। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे? ओपनिंग माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए ना? डिफरेंस चाहिए हमें इसके अंदर, इसने साफ साफ लिखा हुआ है चेंज। तो चेंज कैसे पता करोगे? जो स्टार्टिंग में था और जो लास्ट में था, माइनस कर दोगे तो चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर है इतना? उसके बाद है भाई इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है? जो भी इंप्लॉयज को बेनिफिट्स मिलते हैं। अब उसमें सारे एक्सपेंसेस आएंगे तुम्हारे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। क्लियर है? हाँ, मतलब जो कंपनी उनको जो भी बेनिफिट देती है, सैलरी भी देती है, वेजेस भी देती है,
और उनको मान के चलो ESI PF जो भी मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी के थ्रू, वो सारे मतलब सैलरी वगैरह सब कुछ छूटेगा नहीं इसके अंदर। तो जो भी इनको बेनिफिट मिल रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख ली जाएंगे। क्लियर है? अभी देखो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है? कल बताया था फाइनेंस कॉस्ट, मैंने बताया था नहीं बताया था? देखो जो भी हम लोन लेते हैं, जो भी हमारी बोरिंग होती है, उसके ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या है? यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड काम जो भी हम कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, समझ गए? तो वो सारा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, इसमें बैंक चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। अब बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट में डिफरेंस रखना हमेशा। बैंक चार्जेस क्या चीज हो गई? हम बैंक यूज करते हैं, बैंक का काम करते हैं, पर कभी कभी हमें बैंक क्या चार्ज लगा देता है कि मिनिमम बैलेंस नहीं हुआ तो चार्ज मार दिया। ATM का चार्ज आ जाता है, कभी कभी चेकबुक का भी चार्ज आता है, तो हम बैंक चार्जेस को अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। बस बाकी के जितने भी फाइनेंस चार्जेस दिखे वो इसी में आएंगे, इसको छोड़कर बस। क्लियर है? इतना दिमाग में रखना इस चीज को। फिर डेप्रिसिएशन और एडवर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन कल ये भी पढ़ा था, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू डाउन हो जाती है ना, किसी भी वजह से कीमत घट जाएगी, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी। और जब इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, जब उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये रिकॉर्ड करा जाएगा। और जो बाकी के जितने भी एक्सपेंस बच गए वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में हमारे आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर हो गया तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके यहाँ लिख देंगे हम इसको। एक तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, थर्ड माइनस, तो हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ उसको अब बाद में समझा देंगे एक साथ में। देखो इधर, इसके बाद नोट नंबर में लिख दिया भाई, सही कह रहा है। इसके बाद देखो क्या है, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमने प्रॉफिट तो जनरेट कर लिया पर अभी टैक्स पे नहीं करा। अब क्या करेंगे? हम इसके ऊपर लगाएंगे भाई टैक्स। जो भी अमाउंट यहां लिखा होगा उसके ऊपर हम लगा देंगे टैक्स लगा देंगे। जो भी मान के चलो जो भी टैक्स आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि टैक्स तो हमें पे करना है ना, माइनस करके, हाँ क्वेश्चन में लिखा आएगा, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। भाई तुम्हारी इनकम है, टैक्स तुम दे रहे हो ना भाई। हमारी इनकम मान के चल 5 लाख थी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। देखो कि अभी हमने टैक्स पे नहीं करा है, उसने बोल दिया 10% टैक्स देना, तो 50,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो 4.5 लाख रुपए तुम्हारी हो गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहां पर क्या आता है? जो इस साल का टाइम का पीरियड जो हमारा चल रहा है, और ये हो गया पिछले साल का, क्योंकि हम कंपैरेटिव करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर सारे अमाउंट आ जाएंगे तुम्हारे रिसेंट ईयर के, और यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे पास्ट ईयर जो तुम्हारा बीत चुका है। जैसे मान के चलो सन दे रखा 2011-12, तो 2012 आ गया तुम्हारा यहाँ पर, और 2011 आ गया, उसके अमाउंट यहाँ पर कर देंगे, उसको कंपैरिजन करके यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है।